नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो इसका लास्ट टॉपिक है समष्टि आर्थिक विरोधाभास एवं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य सुधारलय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। तो हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता क्या है अर्थशास्त्र में और क्या इसमें कमियां हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता क्या है इकोनॉमी को मापने में, इकोनॉमी की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के मेजरमेंट में, उनके समाधान में, और समष्टि अर्थशास्त्र में कमियां क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज मैंने बताया था पिछली बार कि हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स के बारे में शॉर्ट में देखेंगे कि अर्थ का मतलब क्या है। ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेते हैं, हमें आना भी चाहिए सवाल। कई बार इसमें क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्तिगत रूप से तो सही हैं, लेकिन जब उनका कंप्रहेंसिव यानी कि पूरी इकोनॉमी के हिसाब से जब उनका हम पालन करते हैं या उनको लागू करते हैं तो वो गलत बैठती हैं। सब इसे हम समष्टि विरोधाभास कहते हैं। अर्थात कुछ चीज़ें व्यक्तिगत रूप से तो सही हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत रूप से तो सही हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वो है सही नहीं है, इसलिए उनको हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। समष्टि आर्थिक विरोधाभास यानी कि मैक्रो कंप्रहेंसिव स्टडी संपूर्ण, ठीक है, और आर्थिक इकोनॉमिक, ये तो हम शुरू से ही कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी क्रिया आर्थिक है, कौन सी अनार्थिक, हम आगे राष्ट्र के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और विरोधाभास का मतलब क्या है, विरोधाभास है उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कुछ बातें हैं इनमें। पहला है बचत, यानी कि सेविंग। बचत एक ऐसा गुण है, हम जानते भी हैं, सभी बताते भी हैं कि बचत करनी चाहिए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आकस्मिक घटनाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, या अन्य कार्यों के लिए। तो बचत यानी कि व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा गुण है। सेविंग जो हमारी है, बचत व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा गुण है, लेकिन ध्यान रखिए अगर सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएंगे तो बैंक फेल हो जाएंगे। सभी व्यक्ति यदि बैंक में बचत करने लग जाएंगे तो बैंक फेल हो जाएंगे। इसलिए यह बचत जो है व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन सामूहिक रूप से सही नहीं है। बैंक निकासी, ठीक है, बैंक से हम जो विड्रॉ करते हैं, हालांकि बैंक से जो पैसे निकालते हैं, अब एक व्यक्ति या एक ग्राहक यदि बैंक से कोई विड्रॉ करता है, पैसे निकालता है, तो बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, चलता रहता है। लेकिन ध्यान रखिए सभी व्यक्ति यदि बैंक से निकासी कर ले, विड्रॉ कर ले, पैसे निकाल लेंगे तो बैंक के पास पैसे नहीं बचेंगे और वैसी स्थिति में बैंक सही ढंग से कार्य कर पाएगा, फेल हो जाएगा। तीसरा फसल उत्पादन। कई बार ध्यान रखिए मौसम अच्छा हो जाता है, अच्छी फसल होती है, तो अच्छी फसल होने से एक किसान के लिए वो लाभदायक है, फायदेमंद है, उसकी इनकम बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखिए अगर पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में फसल बहुत अच्छी हो जाएगी तो अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कीमतें एकदम से घट जाएंगी, गिर जाएंगी। हम देख रहे हैं इसके कई एग्जाम्पल। पहले प्याज की कीमतों में कई बार किस तरह से, कई बार हम किसानों को देखते हैं कि सब्जियों को किस प्रकार से वो सड़कों पर डाल देते हैं क्योंकि कीमतें बहुत कम उनको प्राप्त होती है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट है आय से अधिक व्यय। ध्यान रखिए जितनी इनकम है उससे अधिक खर्च करना, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए हम देखते हैं कि कई बार एक उपभोक्ता के लिए एक आय से अधिक व्यय करना एक अच्छा नहीं है। हम कहते भी हैं कि जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च मत कीजिए, अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारे ये तो सब कर्जा हो जाएगा। ध्यान रखिए अर्थात व्यक्तिगत रूप से एक उपभोक्ता के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपनी इनकम से ज़्यादा व्यय करना सही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्थाएँ के अंतर्गत अर्थव्यवस्था अपने आय से ज़्यादा व्यय, जिसे हम घाटे की अर्थव्यवस्था, घाटे का बजट कहते हैं, जो बनाती हैं, जिनको सफल माना जाता है, यानी ठीक माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए, व्यवस्था के विकास के लिए घाटे का बजट सही माना जाता है, क्योंकि उस घाटे के बजट की पूर्ति करने के लिए नई मुद्रा मार्केट में आती है, जिससे और अधिक कार्य होती है, और अधिक इन्वेस्टमेंट होता है, और अधिक विनियोग होता है, और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। तो इकोनॉमी के लिए वो ठीक माना जाता है। ऊँची कीमतें, ध्यान रखिए ऊँची कीमतें, एक वस्तु विशेष की ऊँची कीमतें, ध्यान रखिए एक फर्म विशेष को लाभ दे सकती हैं, प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन पूरी इकोनॉमी में यदि सभी वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो ध्यान रखिए मुद्रास्फीति की स्थिति
उत्पन्न हो जाती है, जिसकी अनेक समस्याएं होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से मुद्रा के मूल्य के अंतर्गत। मजदूरी यानी कि एक व्यक्ति अपनी मजदूरी में कटौती करके बेकारी या बेरोजगारी को दूर कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मजदूरी में कटौती करके बेकारी को दूर किया जाना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, रखिए भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करने से, कालाबाजारी करने से, रिश्वतखोरी करने से एक व्यक्ति विशेष को लाभ हो सकता है, उसकी इनकम बढ़ सकती है, वो पैसे कमा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए पूरी अर्थव्यवस्था में अगर ये कुप्रथा एक तरह से बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी घातक या नुकसानदायक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास के नाम से जानते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से तो ये सही लगती हैं, लेकिन जब इनका हम समष्टि अर्थशास्त्र के हिसाब से, कंप्रेहेंसिव स्टडी के हिसाब से हम अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के हिसाब से इनका अध्ययन करते हैं, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। इनको हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास के नाम से जानते हैं। ये भी आना चाहिए, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट का एक मेन टॉपिक है कि जब हम आगे पढ़ेंगे कई बार ऐसा बिंदु आ जाता है इस तरह की समस्या में, यानी कि जो हम कॉन्सेप्ट का पेपर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, इसकी एक एक चीज़ें आपको आगे तक काम आएगी। जब आप सेकेंडरी में पढ़ोगे, एमए करोगे, पीजी करोगे, एक एक चीज़ें, इसके एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ आपको काम आएंगे, ध्यान रखिए। इसलिए इनका बहुत डिटेल से, बहुत सही ढंग से, बहुत ही एक समझ के, ध्यान रखिए, ये जो अवधारणाएँ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझ के इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। अगर आपको रटना नहीं, ध्यान रखिए, अगर आपने रट लिया तो आप कभी भी इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो आगे जाके आपको समस्या आएगी। अब इसके बाद लास्ट हमारा है इसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। यानी कि वैसे तो हमने पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता, ठीक है, और इसके कमियाँ, ठीक उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की है। तो इनमें जिन जिन चीज़ों का अपना अध्ययन किया जाना कि वही इसके अंतर को बताता है, ठीक है, वही उसके अंतर को बताता है। लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट वाइज रूप में, एक शॉर्ट में यहाँ का अध्ययन कर लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत कार्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, यहाँ हम व्यष्टि का या समष्टि करते हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ध्यान रखिए समग्र या कुल का अध्ययन किया जाता है, जिनका अर्थात ऐसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत विश्लेषण भी कहते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ये वस्तु और सेवा के उत्पादन के साधनों की कीमतों को निर्धारित करता है, कीमतों को बताता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र ध्यान रखिए ये आय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है, या आय के विश्लेषण को बताता है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय एवं सभी साधनों का समग्र प्रयोग की बात हम करते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, अर्थात समग्र साधनों का सही आवंटन कैसे किया जाए, तमाम तरह की चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम सीमांत विश्लेषण पर आधारित हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं यानी कि सीमांत विश्लेषण पर आधारित हैं इसके नियम, और ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके सभी नियम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, जिनमें पूर्ण रोजगार है, बैंकिंग है, राजस्व है, राष्ट्रीय आय है, तमाम तरह की चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें कि व्यक्ति कीमतों, व्यक्ति उपभोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति कीमतों, व्यक्ति उपभोग, ठीक है, उत्पादन पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसमें कुल उपभोग, कुल बचत, कुल आय, कुल रोजगार की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्या रखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति, फर्मों, उद्योगों और उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। हालांकि मैंने बताया, आपको शुरू से बता रहा हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनकी अच्छाइयाँ या उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका समाधान क्या है, तमाम तरह की जो विश्लेषण की बात है वो प्रस्तुत करता है, ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। तो हमने यही बताया, यहाँ व्यक्तिगत फर्म है, व्यक्तिगत उद्योग है, व्यक्तिगत इकाइयों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या है, एक तो उसको विश्लेषण करता है, ठीक है, और इसमें क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उतार चढ़ाव की व्याख्या करती है, पूरी इकोनॉमी दान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, जो मंदी आती है, तेजी आती है, अवसाद की स्थिति आती है, संस्कृति आती है, अपस्फीति आती है, अर्थात मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है,
ठीक है। इस मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन को हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत डिटेल से अध्ययन करते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे, जब एक ही ध्यान रखिए, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसका स्कोप में जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी उपयोगिता जो हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, या जो अंतर हम पढ़ रहे हैं, ये तमाम तरह की एक एक चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक ही चीज़ हमारे वहाँ काम आएगी, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जो आगे हमें काम आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत समस्या का मतलब क्या है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, वस्तु की कीमत, साधन की कीमत। ध्यान रखिए, इन सभी की समस्याओं का, मैंने कहा कि अर्थशास्त्र है ही वो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो किया जाता है, साथ साथ अध्ययन के साथ साथ उन अध्ययन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे, तो जो व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएं हैं या व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं जो हैं, उन व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के सामने, ये व्यक्तिगत आर्थिक जो हमारी क्रियाएं हैं, उनके सामने जो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, या उन समस्याओं पर आधारित है, उनका समाधान करता है। और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या, संपूर्ण पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे हम। ठीक है। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय रोजगार, समग्र बचत, समग्र विनियोग, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। पूरी इकोनॉमी के संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर आधारित है समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। ताकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जा रही है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से है। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल पूरी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समग्र आर्थिक क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस प्रकार से अर्थव्यवस्था निर्बाध गति से आगे बढ़ती है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत हम समग्र का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो पूरी इकोनॉमी से संबंधित हैं। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो सरल है, ये थोड़ा कठिन है, इसका स्कोप जो कठिन है, सरल है। ये व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसमें मुख्य अंतर है। ध्यान रखिए, जो ध्यान रखिए, ये पूरा अंतर जो है, जो हमने अध्ययन किया, माइक्रो मैक्रो का अध्ययन किया, यानी कि ये पूरा अंतर हमने जो अब तक पढ़ा है, हमने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा है, हमने जो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के हमारा जो स्कोप पढ़ा है, जो क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने जिसको उपयोगिता पढ़ी है, जो गुण पढ़े हैं इसके, जो इसके कमियाँ पढ़ी हैं, तमाम उन्हीं एक एक बिंदु पर आधारित हैं। ये मैंने कहा कि जाना कि लिंक है एक दूसरे से। हम जो अर्थव्यवस्था में हम जो पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस इस हिसाब से दिया हुआ है, हमारे टॉपिक्स इस हिसाब से दिए हैं, हमारे चैप्टर इस हिसाब से दिए हुए हैं, जो एक दूसरे से लिंक हैं, कनेक्टेड है वो। अगर हम एक टॉपिक या छोड़ देंगे तो हमको आगे दिक्कत आएगी, जाना कि हम आगे की जो अध्ययन करेंगे वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एक एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि यदि हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो अंतर नहीं कर बता पाएंगे। ठीक है। अब इसके अगर हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर नहीं बता पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे, विशेष सामग्री नहीं बता पाएंगे, क्या क्या अध्ययन करते नहीं बता पाएंगे, अब तो इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यानी कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण। ठीक है। स्थैतिक व प्रायोगिक विश्लेषण यानी कि आर्थिक विश्लेषण। ठीक है। यानी कि आर्थिक जो इकाइयाँ हैं उनका सामंजस्य, स्थैतिक एक समय बिंदु पर, और प्रायोगिक यानी गत्यात्मक, ठीक है, समयावधि में किस प्रकार से किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अलग पढ़ेंगे, समष्टि का अलग पढ़ेंगे। तो ये तब हम कर पाएंगे, तब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पता होगा, तब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि कीमत सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है। ये वस्तु सेवाओं की या साधनों की कीमतें निर्धारित करता है। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की बात करता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे किया जाता है की बात करता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें जो एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान रखिए, हम उसमें एग्जाम्पल लेंगे, इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करता है, उसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है। तो यदि हम ये नहीं पढ़ेंगे, सीधा उस स्थैतिक प्रायोगिक पहुँच जाएंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ यही एग्जाम्पल क्यों उचित है। तो हम देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ही हमें जो स्टडी है स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे, तभी हम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। सरल से कठिन की ओर इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, चाहे कोई हम गेम्स में हो, चाहे और कोई काम हो, हमारा हॉबीज हो, यदि उस काम में जब हमको इंटरेस्ट रहेगा, हमारी रुचि रहेगी, हमको अच्छा लगेगा, तो हमें और करने की इच्छा होगी, उसको और समझने की हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इसलिए यदि हम शुरू में इसमें बहुत कठिन टॉपिक ले लें, समझ में नहीं आया, तो हम इससे डरेंगे। इसलिए हम सरल टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र हमारे चारों तरफ है, हम भी उसका एक पार्ट हैं, हम भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसलिए जब तक हम ये इसको इनिशियल स्टेज में नहीं समझेंगे, जब तक हम आगे सही ढंग से उसका अध्ययन कर नहीं पाएंगे। खैर,
थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम जो अगला व्याख्यान होगा उसमें स्थैतिक प्रायोगिक विश्लेषण की बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की बात है, यानी कि माइक्रो मैक्रो का मिक्स रूप है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, आय का वर्ताकार प्रभाव पढ़ेंगे, फिर तीनों अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। सेक्शन सी में हमारा स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी किसे कहते हैं, थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। उसके बाद में हम अवकलन के नियम है, कुल औसत सीमांत क्या उदाहरण है, फलनात्मक संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ही चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट का पेपर पढ़ लिया जाना कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और जब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फलनात्मक संबंध है, ढाल है कैसे निकालते हैं, स्लोप, अवकलन है, कुल औसत सीमांत क्या उदाहरण कैसे निकालते हैं, कुल मूल्य से औसत मूल्य, सीमांत मूल्य कैसे निकालते हैं, ये पूरी कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम आगे डिटेल्स नेक्स्ट अध्ययन से अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।